मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत जमीर नहीं देता। ये डायलॉग अजय देवगन की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का है। इस फिल्म में अजय देवगन ने मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया था, जब मुंबई में माफिया राज था और सपनों का शहर माफियों का अड्डा बन गया था। गैंग वॉर, स्मगलिंग, अवैध वसूली, पावर की लड़ाई, मुंबई में अपराध की दुनिया का दायरा बढ़ता ही जा रहा था, जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। बड़े बड़े राजनेता, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स पर मौत की तलवार हमेशा लटकती रहती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से मुंबई शांत था, ना ही कोई गैंगवार और ना ही कोई खून खराबा। मुंबई के माफिया की वो कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुंबई की उस माफिया कुर्सी पर लॉरेंस बिश्नोई बैठना चाहता है। हाल ही में मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ठीक उसी तरह जिस तरह टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार को मारा गया था। लेकिन देश की इस माया नगरी ने पिछले कुछ सालों में कई हत्याएं देखी हैं, फिर चाहे वो जेल में बम से उड़ाना हो या फिर घर में टीवी देख रहे राजनेता की हत्या हो। कितना पुराना है ये मुंबई का अंडरवर्ल्ड और कौन कौन से मशहूर लोग इनके आड़े आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नाइन डिजिटल। शुरुआत करते हैं मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन से। 8 साल की उम्र में ये शख्स मुंबई आया और फिर साइकिल की दुकान खोली और फिर डॉक पर कुली बन गया। नाम था हाजी मस्तान। शुरुआती सालों में फिल्मों का हद से ज्यादा शौकीन और फिर मुंबई में सोने की स्मगलिंग के धंधे पर हाजी मस्तान का कब्जा हो गया। उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही थी। साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब विपक्षी नेताओं के साथ साथ मस्तान को भी जेल में डाला गया था और जेल से बाहर आने के बाद उसने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। जब पार्टी बनाई तो उसका प्रचार करने के लिए सायरा बानो से लेकर दिलीप कुमार तक कई फिल्म स्टार्स उतरे। सफेद मर्सिडीज, सफेद सूट, कलाई में विदेशी घड़ी और सिगरेट पकड़े वो फिल्म इंडस्ट्री की हर पार्टी में नजर आता था। फिल्म में किस हीरोइन या हीरो को कास्ट किया जाएगा, ये मस्तान तय करने लगा था। एक बार उसे तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसने इन सब चीजों से संन्यास ले लिया और दाऊद को अपना राइट हैंड बना दिया। हाजी मस्तान के साथ और भी लोग शामिल थे, जैसे कि अयूब लाला, करीम लाला और यूसुफ पटेल। अब बात करीम लाला की। करीम लाला मुंबई का शुरुआती डॉन था। अफगानिस्तान में जन्मा लाला 1930 के दशक में मुंबई आया और शुरुआत में शहर के व्यस्त मनी लैंडिंग बाजार में उसने काम किया। समय के साथ उसने अपनी पहुंच बढ़ाई और अवैध जुआ और प्रोटेक्शन रैकेट्स का एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। धीरे धीरे उसके पठान गैंग ने शहर के तस्करी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर कि दक्षिण मुंबई को अपने कब्जे में ले लिया। वास्तव में देखा जाए तो करीम लाला ने ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड को तस्करी के जरिए पैसे कमाने का रास्ता दिखाया था। उसकी इमेज रॉबिन हुड जैसी थी। वो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता था और उसके जरिए मुंबई पर उसने अपनी पकड़ बनाई हुई थी। इनके साथ ही क्राइम वर्ल्ड में एंट्री होती है दाऊद की। दाऊद की गैंग का नाम डी गैंग था। 1980 तक आते आते शहर का सबसे पावरफुल गैंगस्टर दाऊद बन गया था और उसने करीम लाला से लेकर सभी बड़े बड़े डॉन्स को पीछे छोड़ दिया था। सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी तक हर चीज में उसका नाम आता था। साल 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट में भी उसका नाम आया और फिर देश की जांच एजेंसियां उसे ढूंढने लग पड़ी थी। माना जाता है कि भारत से भागकर दाऊद ने पाकिस्तान में शरण ली है और वो अब वहीं से अपने नेटवर्क को चलाता है। छोटा राजन का नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं भी सुना हो तो आपने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देखी होगी, स्कूप, जिसको रिलीज से रोकने के लिए छोटा राजन ने याचिका भी दायर की थी। दरअसल छोटा राजन मुंबई में मौजूद अपराध सिंडिकेट का मालिक था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई थी। इसके अलावा एक अंडरवर्ल्ड का डॉन ऐसा भी था जिसने एक नई तरह से शुरुआत की। नाम था अरुण गवली। अपराध से राजनीति में एंट्री मारी। गवली ने 1980 के दशक में अमर नाइक गैंग के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर अपना खुद का गैंग बनाया और सेंट्रल मुंबई के बायकुला, परेल, सात रास्ता और लालबाग जैसे इलाकों में अपनी पहचान बनाई। ये डैडी के नाम से मशहूर था। ये तो हमने आपको बताया मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में। अब आप ये भी जान लीजिए कि किन किन लोगों की हत्याओं का खेल उस समय रचा गया था। सबसे पहला नाम तो गुलशन कुमार का ही है। 12 अगस्त 1997 को सुबह करीब 10:30 बजे
टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जीतनगर में एक मंदिर में दर्शन करने आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराया गया उनका बॉडीगार्ड गायब था। कुमार को पहले से ही अंडरवर्ल्ड से 2 धमकी भरे कॉल्स आ चुके थे क्योंकि उन्होंने डी कंपनी को 10 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया था। उस सुबह जब गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकले तो वह अकेले थे। आदिल मोहम्मद खान आगे आया और कुमार को गोली मार दी। घायल कुमार ने अपने हमलावरों से भागने की पूरी कोशिश की, जिन्होंने कुमार को मारने से पहले ही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई। ये लोग किराए के हथियारे थे और वो इलाके को जानते थे क्योंकि उन्होंने कुमार पर हमला करने से पहले 1 महीने तक इलाके की टोह ली थी। इसके बाद नाम आता है बिल्डर्स प्रदीप जैन और ओम प्रकाश कुकरेजा का। 1994 से 1995 के बीच की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ने मुंबई में बिल्डरों और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर हमलों की झड़ी लगा दी थी। इस दौरान करीब 16 हमले किए गए थे। इनमें से 2 सबसे खौफनाक हमले दाऊद के सबसे हाई प्रोफाइल सहयोगी में से एक अबू सलेम ने किए थे। 7 मार्च 1995 को बिल्डर प्रदीप जैन को उनके जुहू बंगले के बाहर हमलावरों ने गोली मार दी थी क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपनी बड़ी संपत्ति अबू सलेम को देने से मना कर दिया। जब भाइयों ने धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके तो सलेम ने जैन और उनके भाइयों से 1 करोड़ देने की मांग की। जैन भाइयों ने 10 लाख रुपए का भुगतान किया और वो उससे ज्यादा भुगतान नहीं कर सके। हालांकि सलेम को मना करना मौत को अपने दरवाजे पर बुलाना था। सितंबर 1995 में ओम प्रकाश कुकरेजा चेंबूर में मौजूद अपने कार्यालय में झपकी ले रहे थे और तभी सलीम हड्डी और राजू एगरे इनके साथ साथ 3 लोग अंदर घुसे, अपनी पिस्तौलें निकाली और कुकरेजा की हत्या कर दी। इसके बाद अगला नाम आता है कमलकर जनसांडेकर का, जिनको उनके घर में टीवी देखते समय गोलियां दागी गई थी। 1993 के बम धमाकों के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा गया था कि अगर आपके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। गवली को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में वो हर बार बच निकलता था। 2 मार्च 2007 को शिवसेना के नगर पार्षद कमलाकर जामसांडेकर अंधेरी में मौजूद अपने घर में टीवी देख रहे थे। 2 लोगों ने घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी, जिससे जामसांडेकर की मौके पर ही मौत हो गई। 5 महीने बाद अदालत ने यह कहा कि गैंगस्टर अरुण गवली के आदेश पर जामसांडेकर की हत्या की गई थी और गवली को हत्या का दोषी पाया गया। पिछले 25 सालों में गवली के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों में से यह पहला मामला था जो टिक पाया था। गवली की छवि भी रॉबिन हुड के किरदार की थी। गर्भ से मराठी होने के कारण गवली को दाऊद के मुस्लिम गिरोह से लड़ने वाले हिंदू डॉन के रूप में पेश किया गया था। इसके बाद अगला नाम आता है प्रेम कुमार शर्मा का। जून 1993 में प्रेम कुमार शर्मा की बेटी के एग्जाम का रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जश्न मनाने के लिए बाहर गए थे। जब उनकी कार ग्रांट रोड पर मौजूद रेस्टोरेंट के पास पहुंची और शर्मा बाहर निकले तो 2 लोगों ने आकर उन पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले मनोज गुप्ता और ए सैयद थे, जो दाऊद के भरोसेमंद गुर्गे एजाज पठान के शार्प शूटर्स थे। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के प्रबंध निदेशक तकीउद्दीन अब्दुल वाहिद काम के बाद घर जाने वाले थे। 13 नवंबर 1995 को 5 लोगों में से, जिनमें से एक राजन का भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बंटी पांडे था, उसने वाहिद की कार की विंडशील्ड तोड़ी और उसके शरीर में 30 गोलियां दाग दी। ये कुकरेजा की हत्या का बदला था और क्योंकि राजन का मानना यह था कि दाऊद ने ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में अपना पैसा लगाया था, इसीलिए उसने उसका बदला लिया। हालांकि राजन का सबसे मशहूर शिकार ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर दत्ता सामंत थे। सामंत 1982 में ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक से मशहूर हुए थे। 16 जनवरी 1997 को 64 साल के सामंत की पंतनगर में मौजूद उनके कार्यालय जाते समय हत्या कर दी गई। 4 लोगों ने सामंत की जीप पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें उनकी मौत हो गई और उनका ड्राइवर घायल हो गया। ये मुंबई के इतिहास में ट्रेड यूनियन कंपटीशन के सबसे हिंसक मामलों में से एक था। सामंत की हत्या में राजन की संलिप्तता तब साबित हुई जब 2000 में अदालत ने सामंत की हत्या के लिए उसके गिरोह के 3 सदस्यों को दोषी ठहराया। तो ये हमने आपको बताया कैसे मुंबई में माफिया डॉन का उदय हुआ, कौन कौन से लोगों की इन्होंने हत्याएं करवाई। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।